हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 6। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने इस पे 5 वीडियो लेक्चर पहले ही पढ़ लिए हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैराडे के नियम। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फैराडे के लाज है, जो लाज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं फैराडे के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे और किस प्रकार से एक फैराडे बराबर मैंने आपको बताया था 96,500 होता है, 96,500 कूलाम होता है। ये सब बातें हम अच्छे से कर चुके थे। आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा और नोट्स प्रिपेयर किए होंगे और इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से फैराडे के नियम को लिख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हमने आपसे कल उस लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पता है क्या होती हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होती हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, ये नहीं पता है, तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे विद्युत रासायनिक सेल। क्या हेडिंग लगाएंगे? विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो देखो क्या होता है, इससे पहले की बात है, मैंने आपको विद्युत अपघटन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि विद्युत अपघटन क्या होता है। तो जो विद्युत अपघटनी सेल आज हम पढ़ेंगे उसमें जो मेन रोल है वो विद्युत अपघटन का होता है। किसका? विद्युत अपघटन का। और मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघटन क्या होता है, कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं, तो उसमें क्या होने लगता है? विद्युत अपघटन होने लगता है। क्या होने लगता है? विद्युत अपघटन होने लगता है। अब विद्युत अपघटन कहाँ होता है ये मैंने आपको बताया था। हाँ सर, आपने बताया था कि जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो, हाँ, विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ये सर आपने बताया था। हाँ, तो किसमें होते हैं? विद्युत अपघटनी सेल में। तो मैंने कहा था अगले लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये विद्युत अपघटनी सेल होती क्या है। तो वही इंतजार आपका खत्म हुआ, आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? हमारी विद्युत अपघटन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत अपघटनी सेल में जब विद्युत अपघटन होता है तो एनोड पर आयनों का ऑक्सीकरण होने लगता है और कैथोड पर आयनों का अपचयन होने लगता है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वो एक्सपेरिमेंट क्या था देखते हैं। चलो, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बहुत दिन पहले, जब ये सेल नहीं खोजी गई थी। ठीक है, जब ये सेल नहीं खोजी गई, ये सेल नहीं बनाई जा चुकी थी, तब ये सेल, एक भी सेल नहीं बनाई गई थी, तब ये एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? हमारे पास एक बॉक्स था, एक कंटेनर हमने लिया। हमने क्या किया? एक कंटेनर ले लिया और उसमें कोई विद्युत अपघट्य भर दिया। क्या भर दिया? कोई भी एक हमने भर दिया विद्युत अपघट्य। कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, H2SO4, आप कोई भी एक विद्युत अपघट्य भर सकते हैं। तो क्या हुआ? इसमें एक विद्युत अपघट्य भर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? एक विद्युत अपघट्य भर दिया गया और इस विद्युत अपघट्य के विलयन में एक चालक रॉड डाल दी गई, धातु की एक छड़ डाल दी गई। क्या डाल दी हमने इसमें? धातु की एक छड़। मैंने नहीं डाली, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने एक धातु की छड़ इसमें डाल दी। क्या डाल दी? धातु की छड़ डाल दी। और इस धातु की छड़ को डालने के बाद वो थोड़ी देर टहलने चला गया। कहाँ चला गया? थोड़ी देर टहलने चला गया। थोड़ी देर वो टहलता रहा, टहलता रहा, टहलता रहा। जब कुछ देर बाद वो यहाँ आया तो उसने कुछ इसमें चेंजेस देखे। उसने देखा कि हम विद्युत अपघट्य के विलयन में जो धातु की छड़ डाल गए थे तो उसमें कुछ अंतर हो गया। क्या हो गया? कुछ अंतर हो गया, कुछ चेंज उसको पाया। और जो उसने विद्युत अपघट्य का विलयन लिया था वो लिया था कॉपर सल्फेट। उसने क्या किया था? कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया था। किसका विलयन ले लिया था? कॉपर सल्फेट का। और ये जो धातु की छड़ थी उसने जिंक की ली थी। किसकी? जिंक की। जब वो लौट के आया तो उसने देखा, हम जानते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो ब्लू कलर का होता है। हल्का किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तब वो जब वो वापस लौट के आया तो उसने देखा जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे गायब हो गया। उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया? नंबर 1, उसने ऑब्जर्व किया जो ब्लू कलर था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर वो गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। उसने देखा जो ब्लू कलर था इस विलयन में वो क्या हो गया? गायब हो गया। दूसरी चीज उसने देखी, यहाँ पे देखा उसने हल्के पीले कलर की कुछ चीजें इकट्ठा हो गई। हल्के पीली भूरी रंग की कुछ चीजें यहाँ पे इकट्ठा हो गई। उसने ये विलयन में ऑब्जर्व किया। जब वो लौट के आया तो उसने देखा हल्का यहाँ पे रेड,
हल्का रेड, यहाँ पे हल्के रेड कलर की, हल्के रेड कलर की, रेड या ब्राउन आप बोल सकते हैं, हल्के रेड ब्राउन कलर की कुछ चीजें यहाँ पे इकट्ठा हो गई, हल्के रेड ब्राउन कलर की कुछ चीजें यहाँ पे इकट्ठा हो गई। इसने ये चीज देखी, उसने तीसरी चीज देखी कि ये जो विलयन था भरा हुआ उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया था। उसने देखा कि हम जब ये विलयन इसमें विलयन में छड़ डाल गए थे तो ये विलयन ठंडा था, लेकिन जब वो लौट के आया तो उसने टच किया बर्तन को तो बहुत गर्म हो चुका था ये बर्तन। तो ये जो टेम्परेचर था, नंबर 3 उसने देखा जो टेम्परेचर था सोल्यूशन का वो क्या हो चुका था, बहुत बढ़ चुका था, हाई हो चुका था, जो टेम्परेचर था सोल्यूशन का वो बढ़ गया था। और नंबर 4 उसने क्या चीज ऑब्जर्व की, जो ये धातु की छड़ वो डुबा के गया था इस विलयन में, वो धातु की छड़ धीरे से नीचे से क्या हो गई, क्षय हो गई, धीरे धीरे घुल गई, थोड़ी सी छड़ क्या हो गई, घुल गई, थोड़ी ज्यादा छड़ नहीं घुली, बिल्कुल थोड़ी सी छड़ क्या हो गई, इसमें घुल गई। ये जो इतना आपको पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये धातु की छड़ धीरे धीरे इसमें गलने लगी, गल गई। तो चौथी चीज क्या देखी उसने, धातु की छड़ क्या हो गई, उसमें गल गई, धातु की छड़ गलने लगी धीरे धीरे, पूरी नहीं गली, गलने लगी थी, ठीक है, क्या हुई, गलने लगी। ये 4 चीजें उसने देखी। फिर उसने सोचा आखिर में ये 4 चीजें हो क्यों रही है। उसने सोचा कि हम विलयन नीला छोड़ के गए थे, ये नीला विलयन हमारा नीला रंग धीरे धीरे गायब होके ये हल्का रेड कलर कहाँ से आ रहा है। फिर उसने सोचा कि जो हमारा टेम्परेचर हम ठंडा विलयन डाल के गए थे, ये विलयन अपने आप गर्म कैसे हो रहा है। फिर उसने देखा कि धातु की छड़ हम तो पूरी डाल के गए थे, ये धीरे धीरे नीचे से गल कैसे गई। तो उसके बाद में रिसर्च करने के बाद उसने पता लगाया, उसने कुछ तथ्य बताए। और क्या तथ्य बताए कि इसके पीछे का क्या रीजन है। उसने बताया हमें कि जो ब्लू कलर है इस विलयन का, जो कॉपर सल्फेट के कारण था, Cu+2 आयनों के कारण। और ये जिंक धातु जब हम इसमें डालते हैं, क्या डालते हैं, जब हमने इसमें जिंक धातु डाली, कौन सी धातु डाली, जिंक धातु डाली, तो ये जो थे, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन कौन से आयन उपस्थित होंगे, Cu2+ और SO4 के ऊपर 2-, यही आयन उपस्थित होंगे ना कॉपर सल्फेट के विलयन में। और हमने क्या डाली, जिंक डाली, यहाँ से क्या डाल दी, जिंक डाल दी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे देखो हुआ ये जो कॉपर सल्फेट के विलयन थे, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें जो आयन उपस्थित थे, इसमें क्या होने लगी, एक अभिक्रिया होने लगी, क्या होने लगी, एक अभिक्रिया होने लगी। ये जो जड़ीय आयन थे, धातुएं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से देने लगती है। तो ये जो जड़ीय आयन थे वो जड़ीय 2+ में टूटने लगे। ये जो जिंक की राड पड़ी थी वो जड़ीय 2+ में टूट गई और इसने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। जो जिंक की धातु थी उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और किसमें टूट गया, जिंक जड़ीय से जड़ीय 2+ में बन गया। इसी प्रकार जो कॉपर के आयन थे वो क्या हो गए, Cu+2 में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने कॉपर ने कैप्चर कर लिया। कॉपर ने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, ठीक है। ये जो जिंक से इलेक्ट्रॉन 2 निकले थे उन्हें ये Cu2+ आयन जो विलयन में उपस्थित थे उसने ले लिए। तो ये कॉपर ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसने बना लिया कॉपर। अब कॉपर क्या होता है, ठोस होता है। अब ये कॉपर यहाँ पे आके बैठ गया, कहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे आकर कॉपर बैठ गया, कहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे आकर ये कॉपर बैठ गया। तो इसके कारण जो होता है, यहाँ पे तली में क्या हुआ, धीरे धीरे जो तली थी उस तली में क्या हो गया, कॉपर धीरे धीरे बैठने लगा, कॉपर बैठने लगा धीरे धीरे। और कॉपर बैठता है, जो ठोस कॉपर होता है, आपने देखे होंगे बर्तन हल्के पीले या भूरे या रेड कलर के होते हैं। तो जो कॉपर था वो यहाँ पे बैठने लगा और उसी कॉपर के कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो हमें कौन सा कलर दिखाई पड़ा, वो हमें हल्का ब्राउन कलर दिखाई पड़ा। तो ये चीज हमें पता लग गई कि हल्का ब्राउन कलर वो कहाँ से आ रहा था, मतलब जो जिंक अपना आयन दे रहा था, जड़ीय 2+ आयन दे रहा था, और जो जिंक और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन, कॉपर एक्सेप्ट कर रहा था। तो कॉपर ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो वो क्या हो गया, कॉपर में अपचयित हो गया, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसकी 0 है, तो क्या हो रहा है, अपचयन। तो कॉपर Cu+2 आयनों का कॉपर में अपचयन हो गया और कॉपर इस बर्तन की पेंदी में बैठने लगा, ठीक है, जिसके कारण जो हमारा हल्का लाल कलर यहाँ पे आने लगा। जो तली में उन्होंने देखा था लाल कलर, वो किसके कारण आ गया, कॉपर के कारण आ गया। और जो ब्लू कलर था वो किसके कारण गायब हुआ, जो कॉपर सल्फेट विलयन था, जो कॉपर सल्फेट विलयन था उसमें हमें पता है कि कॉपर सल्फेट जो हमारा विलयन था उसका कलर जो था हमारा हल्का ब्लू था। अब क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट की विलयन की जगह जिंक आयन, इसमें जो कॉपर था वो तो पेंदी में बैठने लगा और जो जिंक के आयन थे वो इसमें घूमने लगे, जिंक के आयन इसमें घूमने लगे। और जो जिंक आयनों का कलर होता है वो हल्का, वो हरा नहीं होता है, वो हरा ब्लू नहीं होता है। तो धीरे धीरे जो यहाँ पे ब्लू कलर था वो गायब होने लगा और रेड कलर आने लगा। ये बात आप समझ गए, जो ब्लू कलर था वो गायब होने लगा और रेड कलर आने लगा, क्योंकि जो कॉपर Cu+2 आयन होता है, जो Cu+2 आयन होता है वो ब्लू कलर देता है। और Cu+2 आयन तो बदल गया Cu में,
जो रेड कलर देने लगा, ठीक है। और जो जब जैसे मान लो 100 यहाँ पे थे Cu+2 आयन, कितने 100 आयन थे Cu+2, और धीरे धीरे वो 100 आयन किस में बदल गए, Cu में। तो जो नीला कलर था इसका धीरे धीरे विलयन का वो खत्म हो गया, और इस विलयन में कौन से आयन आ गए, Zn+2 आयन आ गए। कौन से आयन आ गए, Zn+2 आयन। इसके कारण क्या हुआ, इस विलयन का जो हमारा नीला कलर था वो खत्म हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, जो टेम्परेचर था विलयन का वो किस प्रकार से बढ़ा, ठीक है। तो हुआ क्या, इसके अंदर देखो ये Zn से Zn2+1 ना कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का यहाँ पे क्या होने लगा, ऑक्सीकरण, और जो कॉपर था उसका क्या होने लगा, अपचयन। क्या होने लगा, अपचयन। इसका मतलब है इस विलयन के अंदर एक रेडॉक्स अभिक्रिया होने लगी। क्या होने लगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कि क्या हो रहा था, जिंक का लगातार ऑक्सीकरण होता जा रहा था, और जो कॉपर था उसका लगातार अपचयन होता जा रहा था। तो जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें एक अपने आप क्या होने लगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी ने कराई नहीं, केवल वो डाल के गया था इसमें, और अपने आप ही इसके अंदर क्या होने लगी, एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होने लगी, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और वो अभिक्रिया किस प्रकार से हुई, जिंक का Zn2+ में ऑक्सीडेशन होने लगा, और कॉपर आयनों का कॉपर में क्या होने लगा, अपचयन होने लगा। तो जिसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, इस विलयन का टेम्परेचर बढ़ता गया, ठीक है। क्या हो गया, इस विलयन का टेम्परेचर बढ़ता गया, और इसी ऑक्सीडेशन के कारण, इसी रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण इस धातु की जो हल्की जो थोड़ी सी छड़ थी वो भी क्या होने लगी, ये धीरे धीरे गलने लगी। किसके कारण, इस रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, या इसे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो चीजें अपने आप हो, ठीक है। जैसे झरना होता है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है, ये सब प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। बर्फ को रख दो तो पिघलने लगती है, क्या प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये अपने आप हो रहे हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ, धातु की छड़ धीरे धीरे गलने लगी, किसके कारण, इस रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। अभी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर। अब देखो जो हमारी कंप्लीट रेडॉक्स अभिक्रिया हुई वो क्या हुई, जो हमारे कॉपर सल्फेट का विलयन था, हमने उसमें जब जिंक डाला तो क्या हो गया, ये Zn और +2 आयनों में टूटा जिंक, और ये Cu में अपचयित हो गया, और SO4 आयनों में ये ऐसे बच गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CuSO4 + Zn, और ये क्या हुआ, यहाँ पे ZnSO4 बन गया, और कॉपर हमारा नीचे पैदी में बैठ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे आपको लिखने की जरूरत है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर में विद्युत रासायनिक सेल बनी कैसे, ठीक है। तो ये चीजें ऑब्जर्व की गई। फिर क्या हुआ, देखा कि हाँ भाई टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो पता लगा कि हाँ इसके कारण ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि हाँ जो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, इसी के कारण इस जो विलयन का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, विलयन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो ठंडा विलयन था वो गर्म होता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये विलयन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब हमारे पास जो रसायन था, जो इसमें विद्युत अपघट्य बढ़ा था, विद्युत अपघट्य क्या है, रसायन है, उस रसायन से कुछ ऊर्जा निकल रही है। क्या हो रही है, कुछ ऊर्जा निकल रही है, और वो ऊर्जा किस रूप में निकल रही है, हीट के रूप में। जो हमारी रासायनिक ऊर्जा थी वो किस ऊर्जा में बदल रही थी, हीट ऊर्जा में, ठीक है। किस ऊर्जा में बदल रही थी, हीट ऊर्जा में। जो इसमें विद्युत अपघट्य भरा था उसमें से जब रेडॉक्स अभिक्रिया हुई उसमें, तो उसमें से ऊर्जा निकली, और वो रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गई, हीट ऊर्जा में, जिसके कारण हमारा विलयन क्या हो गया, हीट हो गया, गर्म हो गया। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस हीट ऊर्जा को हम किस में बदल लें, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा है वो हीट ऊर्जा में जो बदल रही है, उस हीट ऊर्जा को हम किस में बदल लें, विद्युत ऊर्जा में। या हम कह सकते हैं जो विद्युत अपघट्य की रासायनिक ऊर्जा है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल लें, तो हमारा काम चल जाएगा। इस विद्युत ऊर्जा से हम पंखे चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने उसी के लिए एक युक्ति सोची, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो यही चीज है। तब अब आप हेडिंग लगाएंगे विद्युत रासायनिक सेल। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत रासायनिक सेल आखिर में क्या होती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, और ये किस प्रकार से बनाई गई, किस प्रकार से सोचा गया कि क्या करना है। तो विद्युत रासायनिक सेल में हम क्या करते हैं ये बात आप समझेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, एक प्रकार का सिस्टम होती है जिनकी मदद से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड बड़े होते हैं, और क्या होता है, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। जो हमारी विद्युत रासायनिक सेल होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गैल्वेनिक सेल, और एक होती है हमारी विद्युत अपघटनी सेल। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो हमारा है
विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल कौन सी सेल होती है? जो क्या करेगी, हम विद्युत ऊर्जा उसमें देंगे, मतलब वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगी? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल देगी? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, उसे बोलते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। और गैल्वेनिक सेल क्या करती है? वो रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा बना के देती है। ठीक है, तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप किस प्रकार से लिख के आते हैं। चलो देखते हैं आप क्या लिख के आएंगे। हेलो गाइस, तो अभी आपने देखा कि हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम विद्युत रासायनिक सेल को लिखते हैं और किस प्रकार से हम क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करेगी, ये सब हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लिख के क्या आएंगे। ठीक है, क्या लिख के आएंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, तो आप इस प्रकार से लिख के आएंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे विद्युत रासायनिक सेल और लिखेंगे वह निकाय जिसमें किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तथा जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो विद्युत रासायनिक सेल होती है मैं आपको बता चुका हूँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक, और दूसरी होती है गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। ठीक है, जो पहली सेल होती है वो विद्युत अपघटनीय सेल होती है और दूसरी जो होती है गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या उसी को बोलते हैं वोल्टिक सेल। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है? विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें एक विद्युत अपघट्य होता है, उसके विलयन में 2 इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं। हो सकता है 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में पड़े हों या एक ही विद्युत अपघट्य के विलयन में पड़े होते हैं, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। जो विद्युत रासायनिक सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मैं आपको बता चुका हूँ, कौन कौन सी? एक विद्युत अपघटनीय, एक गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो आप इस प्रकार से इसे नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लो इसे, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो इसे, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो, ओके, नोट करो सभी लोग, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब आप पहली हेडिंग लगाएंगे। हमने सेल पढ़ ली है, 2 प्रकार की होती है विद्युत रासायनिक सेल। एक होती है विद्युत अपघटनीय सेल और एक होती है गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो हम पहली वाली हेडिंग लगाएंगे। जो पहली हेडिंग थी हमारी विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, तो आप पहली वाली हेडिंग लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। ठीक है, ये विद्युत अपघटनीय सेल बहुत बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो आप ऊपर सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे विद्युत अपघटनीय सेल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो विद्युत अपघटनीय सेल आप हेडिंग लगाएंगे और लिख के क्या आएंगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। तो ये विद्युत अपघटनीय सेल का क्या काम होता है, एक बार रिवाइज करो कि मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल की क्या परिभाषा बताई थी। हाँ सर, आपने बताई थी कि वह सेल जो या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, वो कहलाती है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो ये जो विद्युत अपघटनीय सेल है हमारी, वो क्या करती है? वो विद्युत ऊर्जा को बदल देती है रासायनिक ऊर्जा में। और विद्युत अपघटन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन आप पढ़ चुके हैं। मैंने आपको विद्युत अपघटन में ये बताया था कि जो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? विद्युत रासायनिक सेल में। और कौन सी सेल में? विद्युत अपघटनीय सेल में। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो विद्युत अपघटनीय सेल में पूर्ण होती है। तो पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग सब लोग विद्युत अपघटनीय सेल, और क्या लिख के आएंगे आइए देखते हैं। लिख के आएंगे वह विद्युत रासायनिक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत अपघटनीय सेल है वो क्या होती है? वह विद्युत रासायनिक सेल जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगी? रासायनिक ऊर्जा में। क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटनीय सेल। तो आप कैसे लिख के आएंगे? वह विद्युत रासायनिक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से बनाई जाती है, इसकी रचना क्या होती है, कार्य विधि क्या होती है, ये सब हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो आप नेक्स्ट एक पॉइंट बना लिखेंगे, यह एक द्वितीयक सेल है। ठीक है, कौन सी सेल है? यह एक सेकेंडरी सेल है। अब द्वितीयक सेल का क्या मतलब होता है, ये बात आप अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो द्वितीयक सेल क्या होते हैं? वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकते है। जैसे हमारे घर पे बैटरी होती है, उसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो वे सभी बैटरी या वे सभी सेल जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं वो कहलाएंगे द्वितीयक। कैसी? सेकेंडरी। और जिन्हें सिर्फ एक बार चार्ज किया जा सकता है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वो सब प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे, जैसे हम अगर टॉर्च की सेल की बात करें तो टॉर्च में जो सेल पड़ती है उसे हम दोबारा चार्ज नहीं करते हैं, एक बार यूज कर लेते हैं, फिर फेंक देते हैं, वो खराब हो जाती है। तो वो कैसी सेल है? एक प्राइमरी सेल है। और ये जो सेल है हमारी कैसी है? द्वितीयक सेल। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी कैसी सेल है? द्वितीयक सेल है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो जितनी भी सेल हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं वो सभी क्या है? द्वितीयक सेल। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये पूछा भी जाता है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है, इनके उदाहरण लिखे, इनके अंतर लिखे। तो ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये पहले आप अच्छे से नोट करेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ एक क्या है?
द्वितीयक सेल है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रचना, ठीक है। जो विद्युत अपघटनीय सेल है हमारी वो कैसी सेल है, द्वितीयक सेल, और ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा में। अब आप हेडिंग लगाएंगे रचना, ठीक है। ये किस प्रकार से बनाई जाती है अब वो हम देखते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, किस प्रकार से बनाई जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कांच का बर्तन होता है, कोई जरूरी नहीं कांच का बर्तन हो, ऐसा बर्तन हो, ऐसी धातु का बर्तन हो जिसमें लाइट फ्लो ना हो, ठीक है। ये एक अचालक धातु का होता है, ठीक है। ये जो टुकड़ा, ये जो बना है बर्तन, ये अचालक धातु का होना चाहिए। तो मैंने किसका ले लिया, कांच का। ये क्या है, कांच का एक बर्तन, क्या है, कांच का बर्तन, ठीक है। तो इसकी रचना में आप क्या लिख के आएंगे, इसमें एक कांच का बर्तन होता है जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। ये जो विलयन आपको भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये किसका है, विद्युत अपघट्य का विलयन है, ठीक है। अब विद्युत अपघट्य कोई भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य। तो कोई भी इसमें भरा हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें एक कांच का बर्तन होता है जिसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। इस विद्युत अपघट्य के विलयन में हम धातु की 2 छड़ें डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, धातु की 2 छड़ें डाल देते हैं और इन छड़ों से 2 तारों को बांध देते हैं, ठीक है। एक तार को हम बैटरी के प्लस सिरे से लगाएंगे, एक तार को बैटरी के माइनस सिरे से लगाएंगे, ठीक है। ये धातु की 2 छड़ें पड़ी हैं, ऐसी धातु होनी चाहिए जिनमें लाइट फ्लो हो जाती है, ठीक है। ये वाली जो छड़ें पड़ी हैं धातु की, ये ऐसी धातु पड़ी होनी चाहिए, जैसे लोहा हो सकता है, सिल्वर हो सकती है, ये छड़ें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी हमें छड़ें डालनी है उसके अंदर जिनमें लाइट आराम से फ्लो हो सके, मतलब चालक डालनी है, चालक, ठीक है। तो इसमें से एक में तार प्लस वाला तार जोड़ते हैं, एक में माइनस वाला तार जोड़ते हैं। इनको इन दो ये छड़ें हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो हमने धातु की छड़ें इसमें डाली हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और जिससे हम प्लस वाला है, जिससे प्लस वाला तार जोड़ेंगे उसे बोलते हैं एनोड, और जिससे माइनस वाला तार जोड़ते हैं उसे बोलते हैं कैथोड। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो किस प्रकार से लिख के आएंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो रचना हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, इस सेल में कांच का एक बर्तन होता है जिसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा होता है। इस विद्युत अपघट्य के विलयन में धातु की 2 छड़ें डाल देते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये धातु की जो छड़ें पड़ी हैं इन्हें ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन धातु की छड़ों से 2 विद्युत तार जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 विद्युत तार जोड़, ये हमने क्या कर दिया, 2 तार जोड़ दिए हैं, एक प्लस है एक माइनस है। अब इनको हम जाके बैटरी से लगाएंगे, वो आगे देखेंगे इसकी क्रियाविधि में, ठीक है। तो आप ये अच्छे से चित्र बना के आएंगे, और जब भी आप चित्र बनाएंगे किसी भी चीज का, उसका नाम जरूर लिख के आएंगे नीचे, चित्र विद्युत अपघटनीय सेल। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना के आना है अच्छे से, आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और इसका नाम, मतलब नाम जरूर लिख के आना है। ये क्या है, ये हमारा कैथोड है क्योंकि माइनस तार इससे जुड़ा है। ये हमारा क्या, एनोड। ये दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। ये क्या है, हमारा कांच का बर्तन है। तो ये हमारी रचना हो गई, इसे आप अच्छे से नोट करो। फिर हम आगे इसकी क्रियाविधि को समझते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है। चलो नोट करो इसे, फिर आगे क्रियाविधि पे चलते हैं। नोट कर लो, ओके, बढ़े आगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, किस प्रकार से ये वर्क करती है। हमारी जो विद्युत अपघटनीय सेल है वो किस प्रकार से वर्क करती है, तो देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थी हमारी विद्युत अपघटनीय सेल। ये मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ, आपने चित्र अच्छे से बना लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड डालता हूँ, धातु के इलेक्ट्रोड, इनको तार से मैं जोड़ देता हूँ। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ये क्या भरा होता है, हमारा विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। ये हमारा कांच का एक बर्तन होता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इन तारों की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। मान लो ये दोनों तार थे, इनको हमने बैटरी से जाके जोड़ दिया, तो इसमें क्या होने लगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होने लगता है, हाँ, विद्युत अपघटन होने लगता है। विद्युत अपघटन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, हाँ सर याद है कि विद्युत अपघटन होने लगता था। और विद्युत अपघटन में क्या होता था, एक चीज का ऑक्सीकरण होने लगता था और एक चीज का अपघटन होने लगता था, जिसका अपचयन होने लगता था। ये हमको पता है अच्छे से, ठीक है। तो हाँ, वही क्रिया होती है यहाँ पे। तो यही लिखा है, जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन होने लगता है, जिसके कारण एनोड पर आयनों का ऑक्सीकरण। मैंने बताया था कि जो विद्युत अपघटनीय सेल होगा उसमें एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या हो गया, अपचयन होगा, ठीक है। जिसके कारण एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर आयनों का अपचयन होने लगता है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य के विलयन का ताप बढ़ जाता है। अब जो विलयन बढ़ा है उसका टेम्परेचर जो होगा बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से विलयन में हो रही रेडॉक्स क्रिया, रेडॉक्सीय विक्रिया तो हो रही, किसी एक का अपचयन, किसी एक का ऑक्सीकरण, दोनों विक्रिया हो रही ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विक्रिया के कारण हमारी जो विद्युत अपघट्य का विलयन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इस हो रही रेडॉक्स क्रिया के कारण रासायनिक ऊर्जा में
प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारा पास विद्युत अपघट्य का विलयन था वो एक रसायन का, बहुत अच्छे रसायन जैसे पेट्रोल वर्क करता है, इस प्रकार से वर्क करने लगता है। ठीक है, तो हमें विद्युत ऊर्जा से क्या मिलने लगती है? धीरे धीरे रासायनिक ऊर्जा मिलने लगती है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आपको विद्युत अपघटन पढ़ाया था, तो ये सेम किस पर डिपेंड करता है? ये विद्युत अपघटन पे ही डिपेंड करता है। तो आप क्या वर्किंग में लिख के आएंगे? जब हम विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होने लगता है? विद्युत अपघटन होने लगता है। कैथोड पर क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण आयनों, कैथोड पर आयनों का अपचयन तथा एनोड पर आयनों का ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो विलयन होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस प्रकार हमें विद्युत ऊर्जा से क्या? रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखो मान लो अगर ये हम यहाँ पे विद्युत अपघट्य कोई भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक क्या लेता हूँ? एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि NaCl का विद्युत अपघटन, किसका? NaCl का विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या लेता हूँ मैं? NaCl का विद्युत अपघटन। मान लो यहाँ पे जो हमारा विद्युत अपघट्य का विलयन भरा था वो क्या भरा था? NaCl। क्या भरा था? NaCl। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि NaCl का विद्युत अपघटन किस प्रकार से किया जाता है, अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ NaCl का। तो मैंने बताया था कि NaCl इस विलयन में किस किस रूप में आएगा? Na+ में टूट गया होगा और Cl- में। ठीक है, इसी प्रकार में तो इसमें आयन के विद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो जलीय विलयन में जो NaCl होता है, NaCl क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य आयनों में आसानी से टूट जाते हैं, तो Na+ में होगा और Cl- में। अब क्या होता है? Na+ ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेता है? Na। क्या बना लेता है? सोडियम धातु बना लेता है। Na+ एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है और क्या बना लेता है? सोडियम। ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? ये हमारी होती है कैथोड पर। क्या होती है? कैथोड पर। कहाँ होती है? कैथोड पर। देखो ये ऑक्सीकरण क्रिया है, अपचयन। Na+ की ऑक्सीडेशन नंबर कितने थे? +1। यहाँ पे कितनी? 0। मतलब +1 से 0 घट रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटती है तो क्या होती है? अपचयन। इसका मतलब है कैथोड पर क्या होगा? सोडियम आयन का सोडियम में अपचयन हो जाएगा। अब एनोड पर देखते हैं क्या होता है। जो क्लोरीन आयन होंगे, Cl आयन, वो क्या करेंगे? अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने निकाल देते हैं, लूज कर देते हैं। तो क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है ये Cl2 बन जाती है। और यहाँ पे क्या? एनोड पर। ये लिखेंगे, क्या लिखा? एनोड पर। ठीक है, तो जो क्लोराइड आयन इसमें होते हैं उनका एनोड पर क्या हो जाता है? क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, यही होती है वर्किंग। यहाँ पे कोई भी विलयन हो सकता है विद्युत अपघट्य का। आप एक एग्जांपल है, मैं NaCl लिख के आएंगे। तो क्या होती है विद्युत अपघटनी सेल? विद्युत अपघटनी सेल वह सेल होती है जिसकी मदद से हम विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। ये रचना किस प्रकार से की जाती है? इसमें धातु का एक क्या होता है? इसमें जो कांच का एक बर्तन होता है उसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। उसमें हम धातु की 2 छड़ें डाल देते हैं, उन छड़ों से तार बांध देते हैं। जब तार की सहायता से हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत अपघट्य का विलयन भरा है उसमें क्या होने लगता है? विद्युत अपघटन होने लगता है। और विद्युत अपघटन के कारण क्या होने लगता है? उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। एनोड पर हमारा ऑक्सीकरण होने लगता है आयनों का और कैथोड पर हमारा अपचयन होने लगता है। और ध्यान रखेंगे जो विद्युत अपघटनी सेल है उसका एनोड होता है प्लस सिरा होता है और कैथोड होता है माइनस सिरा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और जो विद्युत अपघटनी सेल होती है वो हमारी कैसी होती है? द्वितीयक सेल होती है। और द्वितीयक सेलें क्या होती हैं? द्वितीयक सेलें वे सेल होती है जिन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी है ये, और जो हमारी घर में जो बैटरी यूज होती है इन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसलिए ये सभी क्या है? द्वितीयक सेल। और प्राथमिक सेल कौन सी सेल होती है? वो सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से नोट करेंगे। ये क्या हो गया? हमारा विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, ये क्या है? विद्युत अपघटनी सेल। इस प्रकार से हमारी विद्युत अपघटनी सेल वर्क करती है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और ये एग्जांपल भी अच्छे से लिख के आएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके 100% समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।